हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस मित। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखिए, इसका पार्ट ये क्लास 3 होगी और क्लास 2 और क्लास 1, और मैंने क्लास डेमो क्लास भी दी थी, वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई है। तो आप लोग प्लीज़ उन्हें चेकआउट करिएगा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। तो देखिए, क्लास 3 है, आप लोगों इसे भी पसंद करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी वीडियो के लिए, और वीडियो को एंड तक देखें और लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव बताना है आप लोगों को। देखिए, जो करुण रस का स्थायी भाव होता है, ये हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, पहला है हास, दूसरा है शोक, तीसरा है उत्साह और चौथा है रौद्र। देखिए, जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू है गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो देखिए, जो गीता है वो महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है सभा पर्व, और दूसरा है उद्योग पर्व, और तीसरा है भीष्म पर्व, ऑप्शन डी है आदि पर्व। तो देखिए, जो गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत में आता है, यूपी टेट और सुपर टेट में देखने को मिला है क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। तो देखिए, बताना है संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, पहला है 5, दूसरा है 2, और तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो देखिए, जो संस्कृत में लिंग होते हैं वो होते हैं 3। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा होता है उभयलिंग। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बृहद कथा के लेखक कौन है। देखिए, जो यूपी टेट हो गया एग्जाम, उसमें 1-2 रचनाएं आती हैं, लेखक आते हैं ऐसे संस्कृत के लेखक। ठीक है, तो आप लोग नहीं याद रखिएगा और मैं करवा भी दूंगी आगे की वीडियो में, आप लोग वेट करिएगा। और जो मैंने पिछली कक्षाएँ क्लास डाली उन्हें भी आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो। तो देखिए, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है सुबंधु, दूसरा है बाणभट्ट और तीसरा है गुडाक और चौथा है दंडी। तो देखिए, जो बृहद कथा के लेखक हैं वो है गुडाग्य। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। बृहद कथा के लेखक हैं गुडाग्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा अव्यय पद नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है रीते, दूसरा है कदा और तीसरा है एकदा और डी है लाजज। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी जालज, जो एक अवयव पद नहीं है, बाकी के अवयव पद हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गिनती से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिनती है। यूपी टेट और सुपर टेट में आते हैं, एक या दो गिनती आ ही जाती हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए, 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे हम, आप लोगों को बताना है 26 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है षट विशंति, दूसरा है षट विशंति और तीसरा है षट विशता और चौथा है षट विशंति। देखिए, जो 20 को हम कहते हैं वो विशंति कहते हैं, और जो 6 को कहते हैं उसे षट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, षट विशंति। आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभ्यांतर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यांतर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। पहला है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। देखिए, जो अभ्यांतर प्रत्यय होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे। देखिए, गिनती फिर से आ गई, गिनती मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, 19 को हम क्या कहेंगे। इसका ऑप्शन है, पहला है नवदश, ऑप्शन बी है ऊनविशंति और ऑप्शन सी है एकोनविशंति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। 19 को हम सभी कह सकते हैं, 9-10 कह सकते हैं, एकोनविशंति कह सकते हैं, ऊनविशंति कह सकते हैं। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त हम कह सकते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्यय से क्वेश्चन है। संस्कृत के प्रत्यय बहुत ही अपने आप में मतलब हार्ड कह सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा दूंगी आगे की वीडियो में कैसे प्रत्यय को हम पहचानते हैं, कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन हिंदी से थोड़े टफ ही होते हैं संस्कृत के प्रत्यय, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम पहले। पितः शब्द में प्रकृति प्रत्यय होगा, तो इसमें बताना है पितः शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पाधनकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाधनकता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र बताना है। देखिए शिक्षण सूत्र होते हैं सीडीपी में पूछे जाते हैं, हिंदी हो गया, और जैसे पेडागॉजी होती है सीजेट में आ जाती है, उसमें शिक्षण सूत्र होते हैं, वैसे संस्कृत में भी शिक्षण सूत्र होते हैं। संस्कृत की भी पेडागॉजी होती है सीटेट एग्जाम के लिए, तो आप लोगों को बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है पूर्ण से अंश की ओर, दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, और तीसरा है सरल से कठिन की ओर, चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए जो शिक्षण सूत्र होते हैं इनमें से सभी हैं। पूर्ण से अंश की ओर होता है एक शिक्षण सूत्र, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, व्याकरण पद्धति, ऑप्शन बी है विश्लेषणात्मक पद्धति, ऑप्शन सी अनुवाद पद्धति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें बताना है, देखिए इसमें सभी हैं। ठीक है, व्याकरण पद्धति हो गया, विश्लेषणात्मक पद्धति हो गया, अनुवाद पद्धति हो गया, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसमें सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी शिक्षण पद्धति है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। आगमन विधि का सही क्रम बताना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेडागॉजी के लिए। आगमन विधि का सही क्रम बताना है। देखिए आगमन विधि में क्या क्या होता है, तो इसका ऑप्शन पहले देखेंगे। पहला है निरीक्षण, उदाहरण, नियम निर्धारण, परीक्षण। ऑप्शन बी है उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। ऑप्शन सी है उदाहरण, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। ऑप्शन डी है उदाहरण, प्रस्ताव, नियम निर्धारण, निरीक्षण और परीक्षण। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। पहले उदाहरण होगा, फिर प्रस्ताव होगा, फिर निरीक्षण होगा, फिर नियम निर्धारण होगा, फिर परीक्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगमन विधि का ये सही क्रम होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा, पेपर में आता है। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। देखिए उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे। अक्षराभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है विराम, ऑप्शन डी है भावातिरेक। तो देखिए जो उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है वो है भावातिरेक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।